बीजेपी के पास एनसीपी के नेता अजित पवार की ऐसी कौन सी वीडियो फुटेज या ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से बार बार वो बीजेपी के साथ आते हैं और आते ही डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2019 में अजित पवार ने तड़के सुबह 4 से 6 बजे के करीब डेप्यूटी सीएम पद के रूप में शपथ ले ली थी। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी थे। उसके बाद पता नहीं एनसीपी और बीजेपी में क्या समझौता हुआ था, फिर वो समझौता टूट गया और सरकार गिर गई। सरकार 3 दिन चली थी और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद फिर शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई। वो सरकार 1.5 से पौने 2 साल लगभग चली और पुनः बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के तड़के शिवसेना में 2 फाड़ कर दिया, जिसमें से एकनाथ शिंदे को अपने गुट में लेकर के उनके लगभग सभी एमएलए को तोड़ दिया। केवल उद्धव ठाकरे के पास 3 से 4 एमएलए रह गए। और आज बात ये है कि बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के साथ पुनः सरकार में सत्ता में बैठी हुई है। हालांकि 2019 में जो बहुमत था वो तो बीजेपी और शिवसेना को मिला हुआ था, लेकिन शिवसेना और बीजेपी में पता नहीं क्या बात हुई, किसने किसको धोखा दिया। लेकिन कहा जाता है कि शिवसेना ने ही धोखा दिया, जो कि बीजेपी को साथ छोड़ करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। जब शिवसेना कांग्रेस के साथ गई तो अधिकतर लोगों ने कहा कि जो अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है तो पक्का है कि शिवसेना ने ही धोखा दिया है। अब जब बात आती है तो सरकार 2.5 साल के लगभग चलती है, किसी तरह घसीटते हुए सरकार आगे बढ़ती है। और इसमें अधिकतर जो है सत्ता, कहा जाता है कि पर्दे के पीछे पूरी सरकार केवल और केवल शरद पवार चला रहे थे। इसमें उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो एनसीपी के और बाकी मंत्रिमंडल के साथ एक निजी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की मीटिंग ले रहे थे। और इस बात को लेकर के वहाँ महाराष्ट्र की जनता के महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यानी नेता हैं, उन्होंने काफ़ी आलोचना की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना को तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही। इतना ही नहीं, उसने एनसीपी को भी तोड़ दिया और अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े बड़े नेताओं को अलग कर दिया। अजित पवार का कहना है कि एनसीपी उनकी है और वो पार्टी पर दावा करेंगे। वहीं बात करें अगर हम, तो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनका कहना है कि पार्टी उन्हीं की है और अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने उनको धोखा दिया है। अजित पवार का कहना है कि उनके चाचा शरद पवार ने जिस तरह से पटना में जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी और उसमें बैठ कर के राहुल गांधी को 2024 के लीडर के रूप में माना, वो हमारे लिए बिल्कुल ही मान्य नहीं है। मतलब ऐसी खबरें आ रही थी कि वो 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, जो कि पार्टी की छवि के लिए बिल्कुल पूरी तरह से खराब है। इसी बात को लेकर के हमारे नेताओं में नाराज़गी हुई है और इस नाराज़गी के चलते हमने ये फैसला किया है कि हम पार्टी को ही तोड़ देंगे और पार्टी के जितने भी नेता हैं वो अब एक अलग बिना वंशवाद वाली पार्टी को बनाएंगे। यानी कि जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वही रहेगी, लेकिन इस पर अधिकार अब अजित पवार और उनकी टीम का रहेगा। अब हो सकता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि शरद पवार को इसका पता है और उन्होंने उनके अनुमति के साथ ही ये हुआ है। अब अंदर टेबल के नीचे बंद कमरे में क्या हुआ है किसी को नहीं पता। लेकिन क्या आप जानते हैं अजित पवार में 2019 और 2019 से पहले भी, जब पहले इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो वहाँ के जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुलेआम अजित पवार पर हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। इसमें 10-20 हज़ार करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान था। सेम वही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अजित पवार जेल में रहेंगे और वो चक्की पीसिंग वाला सीन अवश्य होगा। उसके बाद आपको पता ही होगा 2019 के लगभग, मतलब 2018-19 के आसपास नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के यानी जो शरद पवार हैं, उनको सीबीआई की तरफ से एक समन आया था, ईडी की तरफ से।
प्रवर्तन निदेशालय ने उनको बुलाया था कि जो उनके ऊपर लगभग 10,000 करोड़ के घोटाले के आसपास का जो एक वो चल रहा था मामला। तो ईडी ने उनको बुलाया था। जब ईडी ने उनको बुलाया तो शरद पवार इससे बहुत नाराज़ हुए और वो खुद ही समय से पहले ही ईडी के ऑफिस में जाकर ईडी के ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो गए। और इस बात का जब पता उनके समर्थकों को लगा तो उन्होंने काफ़ी हंगामा खड़ा किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शरद पवार की जो मीटिंग थी बुलाकर पूछताछ करने की, वो ही कैंसिल कर दी। और उसके बाद से लेकर अब तक इस बात का कोई पता नहीं चला कि उस केस का क्या हुआ है। सेम केस चल रहा है अजीत पवार के मामले को लेकर। अजीत पवार के ऊपर भी हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपनी सरकार में लेने को राजी हो गई है। लेकिन आपके लिए एक बात और बता दें, 2014 में सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि वो सत्ता में जब आएंगे तो अपने 5 साल के कार्यकाल में वो 4 साल जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन आखिर में 1 साल वो जमकर राजनीति करेंगे और सत्ता में वापस आने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और कहीं ना कहीं उनकी ये सारी बात हमें सच साबित होती नज़र आ रही है। इसे आपको पता ही होगा, कीचड़ को साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। वैसी ही कुछ स्थिति हमें यहाँ पर दिख रही है कि कीचड़ को साफ करने के लिए लगता है बीजेपी को अब कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। और आपको तो पता ही है, जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है। जो अजीत पवार और उनकी जो टीम है और शरद पवार जो हैं, वो सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के बहुत ही बड़े आरोप हैं। और इन सब आरोपों के चलते हुए हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के तौर पर वो बीजेपी में शामिल हो गए हों। लेकिन शायद लोग ये बात भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनको किसी का भी भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। एक खबर ये भी सामने आई है कि जो 2019 में तड़के सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार में शपथ ली थी, तो कहा जाता है कि पर्दे के पीछे शरद पवार और केंद्र सरकार के बीच डील हो रही थी, जिसमें शरद पवार ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में कृषि विभाग दे दिया जाए, साथ ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में ना बैठाया जाए। और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार में उन्होंने कुछ अपने इम्पोर्टेंट यानी कि पोर्टफोलियो भी मांगे थे। तो इसमें जब बात सामने आई तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार के लोगों ने पूरी तरह से जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उन्होंने तत्काल प्रभाव से शरद पवार के उनकी बेटी को कृषि विभाग देने को मना कर दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री न बनाने का प्रस्ताव को भी पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। ये बातचीत चली रही थी कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन वो बातचीत फेल हो गई और देवेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरह से केंद्र सरकार में राहुल गांधी और सोनिया को लेकर ईडी ने बुलाया, पूछताछ की, अरविंद केजरीवाल को बुलाया और पूछताछ की, बीआरएस के लीडर के कविता को भी बुलाया और उनसे ही पूछताछ की। यानी कि बड़े बड़े नेता जो हैं, हो सकता है 2019 से पहले ही उनके खिलाफ पूर्णतः चार्जशीट लगाकर जेल में बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि इन सब पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। बाकी की जानकारी के लिए और खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। हम आपके साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।